Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। फिर से आपके सामने है नए वर्ड्स, ठीक है, और एक एक करके वन बाय वन आप सीखेंगे इसमें और डेली प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट वर्ड देखा लिखा हुआ है आपके लिए आज, अबैट वॉर। क्या लिखा है? अबैट वॉर। तो अबैट वॉर एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जो कि आप जिसको हिंदी में बोलते थे कसाई खाना, यानी अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, यानी एनिमल्स को कट किया जाता है और बेचा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? बूचड़ खाना बोलते हैं, कसाई खाना बोलते हैं, ठीक है, जहां एनिमल्स को काट करके बेचा जाता है। तो वो क्या बनता है? अबैट वॉर बनता है। अबैट वॉर से याद रखना है आपको, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, ठीक है जी, जिसको मीट की दुकान बोलते थे, कसाई खाना बोलते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट तो डेन, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे लिए? डेन। अब देखो छोटा सा वर्ड डेन है ना, तो डेन क्या होगा? डेन एक तरह से एनिमल्स के घर को बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं, यानी द होम ऑफ लॉयन, लॉयन के घर को, लॉयन के घर को क्या बोलते हैं? डेन, यानी जहां पर जंगल है वहां एनिमल्स रहते हैं, और लॉयन क्या होता है? सभी एनिमल्स का किंग होता है। तो लॉयन के घर को क्या बोलते हो? डेन बोलते हैं, एक तरह से जस्ट लाइक जंगल, ठीक है ना। तो डेन द होम ऑफ लॉयन को बोलते हैं स्पेशली। आगे देखिए नेक्स्ट, मिंट। देखो क्या लिखा है? मिंट। अब देखो मिंट में क्या हुआ कि जहां पर मनी बनाई जाती है, ठीक है, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, यानी मनी बनाने का जो कारखाना होता है, जहां पर पैसे बनाए जाते हैं, उस जगह को, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। तो मिंट इज अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड। तो जहां मनी बनाई जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है जी। आगे देखो, एरोलॉजी। क्या लिखा हुआ? देखो एरोलॉजी। तो एरोलॉजी, एरो से याद आता है एरोप्लेन, हवा, एटमॉस्फेयर। तो आप लॉजी का मतलब क्या होता है? इस लॉजी का जो मतलब होता है ना, जहां जहां लॉजी आएगा उसका एक मतलब बन जाएगा स्टडी। स्टडी, किसी चीज की स्टडी में हम क्या यूज करते हैं? लॉजी यूज करते हैं। तो यहां पे एरोलॉजी आया हुआ है, तो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण की जो स्टडी होती है, वातावरण की जो स्टडी होती है उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं एरोलॉजी। एरोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी को बोलते हैं एरोलॉजी। क्या बोलेंगे? एरोलॉजी। लॉजी का मतलब आगे से याद रखना, स्टडी होता है, स्टडी होता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एटिमोलॉजी। आगे क्या लिखा है? देखो एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी बोलते हैं इसको। एटिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है, ये सब की स्टडी कहां की जाती है? एटिमोलॉजी में। तो एटिमोलॉजी का मतलब क्या हुआ? एटिमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की उत्पत्ति कहां से हुई है, कौन सा वर्ड कहां से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये सब की स्टडी का मतलब होता है एटिमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। क्योंकि देखो लॉजी का मतलब तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, स्टडी होता है, तो एटिम याद करना है। तो एटिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी, ठीक है जी। हाँ, प्रोनाउंस अच्छे से करेंगे हम। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन आया है आपके सामने, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन दिए थे ताकि वर्ड्स भी पढ़ते रहो। ज्यादातर वर्ड्स करेंगे, बीच बीच में एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपके जो प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस वीडियोस में आपने जो प्रैक्टिस करी थी उसके में से ही मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपको चेक करने के लेवल कि कितना आप याद कर रहे हैं, कि एक तरफ से सीख रहे हैं और दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। इससे ही बचना है आपको, ठीक है ना भाई। आप प्रैक्टिस तो करोगे ना, तो वर्ड तो पढ़ने ही है, साथ साथ धीरे धीरे हम बाकी चीजें भी करते रहेंगे कवर, ताकि हमारे एग्जाम्स में आने वाली सारी चीजें हमारे टच में रहनी चाहिए, ठीक है। देखो, द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो इसका आंसर बनाना है। अब देखो लेट से शुरू हुआ सेंटेंस क्या होता है? लेट से जब सेंटेंस शुरू होता है, अस ना हो, अस ना हो अगर, तो अगर लेट मी लिखा है, लेट हिम लिखा है, लेट देम लिखा है,
तो लेट वाले स्ट्रक्चर्स को एक स्पेशल स्ट्रक्चर माना जाता है रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। तो इस वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट और परमिशन की सेंस आती है। चलो देख लेते हैं कहां कहां पर क्या लिखा है। देखो मस्ट लिखा है ना, तो मस्ट बी अलाउड तो आंसर में हो नहीं सकता, ये तो होता ही नहीं है। अब यहां पे लिखा है कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड, फिर से वही मस्ट बी अलाउड आया, क्योंकि आप ध्यान दो कि लेट का स्ट्रक्चर जब भी आपने बनाया और उसके साथ कभी भी देखा मी लिखा हुआ है, देम लिखा हुआ है, मी देम और हिम लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, यानी कोई भी वर्ड, बस लेट अस नहीं होना चाहिए, अस को छोड़ के। तो ये सारे के सारे वर्ड एक तरह से सेंटेंस में क्या सेंस बनाते हैं, या तो रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो आप या फिर परमिशन की बात कर रहे हो आप। परमिशन का सेंस भी देते हैं ये तो, और आप जानते हो कि परमिशन का सेंस लेना ही है अगर हमें, तो हमारे लिए एक मॉडल काम करता है, दैट इज मे। जैसे क्लास में एंट्री करते थे तो क्या बोलते थे, मे आई कम इन। एग्जाम में लेट वाला स्ट्रक्चर आ जाता है जनरली, ध्यान रखना। तो लेट का आसान रूल है कि मे लिखना है, और अगर पास्ट बनाना पड़ा हमें तो हम मे का पास्ट क्या लिख देंगे, माइट लिख देंगे। जब चेंज ऑफ वॉइस करते थे तो मे लगाते थे, लेकिन अगर हमें पास्ट का सेंटेंस बनाना है तो मे की जगह माइट आ जाएगा। अब देखो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते ना, मस्ट बी अलाउड नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब बचे हमारे पास ये दो आंसर, यहां पे बी अलाउड लिखा है, यहां माइट बी अलाउड लिखा है, तो आप देखो ना मे का पास्ट क्या चाहिए हमें, माइट। इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, डी आंसर होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड गलत है। अब देखो कन्विक्ट प्रपोज लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ लगाते हैं प्रपोज के साथ ना प्रेपोजिशन, पर वो ऑब्जेक्ट हो तब लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट ही माइट बी अलाउड, तो माइट बी अलाउड सही करेक्शन होगा इसका, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, आगे क्लियर हो गया ना। देखो आगे एक और नया वर्ड आया हमारे लिए, प्लेमोलॉजी। प्लेमोलॉजी, अब देखो पोलेमोलॉजी लिखा हुआ है, तो लॉजी का मतलब स्टडी है। पोलेमो को याद कर लो बस आप, पोलेमो से एक पहले भी वर्ड आया था जहां युद्ध से रिलेटेड वर्ड आया था, वॉर से रिलेटेड, तो स्टडी ऑफ वॉर क्या बन गया, अब स्टडी ऑफ वॉर बन गया। वॉर की स्टडी, लड़ाई की स्टडी, तो वॉर की स्टडी कि कितना लॉस हुआ, कितना उनको कैजुअलिटीज हुई, वो सारी की सारी डिटेल जो होती है उसकी स्टडी वॉर की क्या कहलाती है, पोलेमोलॉजी कहलाती है। पोलेमोलॉजी, ओके डियर, पोलेमोलॉजी दो पार्ट में याद करना, पोलेमो को अलग याद करो, लॉजी को अलग याद करो। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे टोनेटिक्स, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है देखो, टोनेटिक्स। टोनेटिक्स, टोनेटिक्स स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है उसकी स्टडी, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, टोनेटिक्स बोलते हैं। टोनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंस करने की स्टडी। प्रोनाउंसिएशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, टोनेटिक्स बोलते हैं। टोनेटिक्स से फोनेटिक्स याद आता है ना, टोनेटिक्स से फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स में भी यही सीखते हैं हम कैसे बोलना है, तो टोनेटिक्स से याद आ जाएगा फोनेटिक्स। तो टोनेटिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी, आगे है कैकोग्राफी। कैको जो वर्ड होता है ना, ये बैड चीजों के लिए दिया जाता है, पुअर चीजों के लिए, खराब चीजों के लिए। कैको जैसे हार्श साउंड है किसी की, ठीक है, तो आप कैकोफोनी यूज कर सकते हो उसके लिए। तो अब यहां पे ग्राफी लिखा हुआ है और साथ में कैको लिखा हुआ है, तो आप ग्राफी का मतलब किससे बनता है, लेख से होता है, लेख से। जैसे ग्राफर, ग्राफी, इनका मतलब लेख से है, लिखने से है। और कैको का मतलब होता है खराब, बुरा, तो कैकोग्राफी का मतलब क्या हुआ, पुअर हैंडराइटिंग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुअर हैंडराइटिंग को। तो जिसकी पुअर हैंडराइटिंग होती है, पुअर हैंडराइटिंग को बोलते हो कैकोग्राफी। ठीक है, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी। क्लियर हुआ। आगे देखो, आगे लिखा है अनाकी। ठीक है, अनाकी बोलेंगे, इसमें आर साइलेंट रहता है, इसको एनकी या अनाकी बोलते हैं। तो आर साइलेंट करते हैं, अनाकी बोलेंगे इसको। तो अनाकी का मतलब क्या है कि कोई ऐसी कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई चलाने वाला ही नहीं है, अपने आप सब कुछ चल रहा है। तो अनाकी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय नन, किसी की भी गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट की एब्सेंस को बोलते हो अनाकी। अनाकी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय नन, कि उस देश में सरकार ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, तो उसको बोलते हो अनाकी। अनाकी मतलब गवर्नमेंट बाय नन। ओके, डेमोक्रेसी। अब देखो क्रेसी का मतलब क्या है, एक तरह से लोकतंत्र। डेमो, डेमो का मतलब लोगों से होता है,
और क्रेसी का मतलब सरकार से हो गया। तो अब क्या मतलब हुआ, डेमोक्रेसी यानी लोगों की सरकार, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहां पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, पीपल ही इलेक्ट करते हैं कि कौन सा उनका लीडर होगा। जैसे हमारे यहां पे इंडिया में है तो डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल की लोग ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा लीडर उन्हें चूज करना है। तो गवर्नमेंट बाय पीपल को बोलते हो डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक होता है ना कंट्री, तो हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय पीपल। ओके, नेक्स्ट, आई सेड टू माई सिस्टर, आई सेड टू माई सिस्टर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, आप ध्यान दो। तो यहां टोल तो सब में लगा हुआ है ना, यहां लिखा है आई, आई को बदलना नहीं था क्योंकि सब में आई लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां लिखा है ब्रोट, ठीक है, तो ब्रोट लिखा है, यहां भी ब्रोट, यहां हैड ब्रोट, यहां हैड ब्रोट। तो आप समझते होंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको पास्ट को मोर पास्ट में बदलना होता है। मोर पास्ट का रूल होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, यानी दोनों सही आंसर बन सकते हैं। ये गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से एक चूज करते हैं। आगे हर का हर लिखा है, डॉल का डॉल, इसमें द प्रीवियस डे लिखा है, इसमें यस्टरडे, यस्टरडे का रिप्लेसमेंट किससे करते थे, द प्रीवियस डे से, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी, यानी सी भी इसका आंसर नहीं होगा। याद है ना, कुछ वर्ड्स को बदलते थे, जैसे आपने यूज किया होगा नाउ, तो नाउ को हम रिप्लेस किस में कर देते थे, नाउ को रिप्लेस करते थे हम देन में। ऐसे ही दिस लिखा होता था तो दिस को हम रिप्लेस कर देते थे दैट में, दिस को दैट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। इसी वजह से देखो, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो 5 आपके वो होने चाहिए, 5 अलग अलग तरीके से बदलाव होता है। आपको हो सकता है बदलाव कहां देखने को मिले, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, जो कि देखो सब में कॉमन है, यानी राइटर यहां तो कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा आपसे। दूसरा बदलाव होता है कंजंक्शन में, कंजंक्शन सब में दैट लगा है तो मतलब राइटर यहां भी कुछ नहीं पूछना चाह रहा, 2 बदलाव में कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरा बदलाव होता है प्रोनाउन में, प्रोनाउन भी राइटर ने सही लिखा है तो मतलब तीसरा भी वो नहीं बदलना चाह रहा आपसे। और चौथा होता है टेंस के अंदर, जो कि टेंस देखो बदले हुए ना, तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो टेंस वाला ही क्वेश्चन बन रहा है, वो टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब चेक करते हो आप लोग। तो यहां पे आपको, अब जिसको पता होगा कि भाई सेकंड फॉर्म का जो आंसर होगा वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, वो आंसर सबसे पहले उसी को करेगा चौथे नंबर पे। अब देखो 4 पॉइंट चेक करने के बाद सही हो जाएगा, जरूरी नहीं है ना 5वां पॉइंट चेक करोगे ना। 5वां पॉइंट क्या होता है हमारा, हमारे एडवर्ब के वर्ड्स होते हैं। तो मैं जब सबसे लास्ट में गया तो देखा यस्टरडे में क्या लिखा था, द प्रीवियस डे, तो 5वां बदलाव यहां किया हुआ था, इसमें नहीं किया हुआ था। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सॉरी बी आंसर हो गया। यहां बदलाव था, यहां नहीं था। ऐसे चेक करते हैं, 5 बदलाव होते हैं, ये ध्यान रखना जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके जी, ओके। नेक्स्ट वर्ड है बैवी। देखो बैवी का मतलब क्या है, बैवी एक ग्रुप होता है। आपने कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे ना, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता था, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अ कलेक्शन ऑफ प्लेसेस, अ कलेक्शन ऑफ पर्संस। बहुत सारे पर्संस को मिलाते थे तो एक कलेक्टिव नाउन बनता था। कलेक्टिव नाउन का मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप से होता है, ग्रुप से। और कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा जाता है कि चलो बैवी का मीनिंग बता दो, तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और विमेन। आपने एक गाना सुना होगा ना अक्षय कुमार का, हे बेवे जेले ने दे एक पल, तो वो देखो ना, आपको उससे याद आ जाएगा कि कितनी गर्ल्स उसके साथ घूम रही है, तो उससे एक याद आ जाएगा कि हाँ गर्ल्स के ग्रुप को, विमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैवी बोलते हैं। तो सॉन्ग से याद आ जाता है। बैवी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और विमेन, विमेन का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोला जा सकता है, बैवी। बैवी का मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी। कैरावैन, अब कैरावैन लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लग रहा इसमें कार भी लिखा हुआ और वैन भी लिखा हुआ है। अरे कार और वैन में तो हम घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने वालों से रिलेटेड बात बन गई। कैरावैन से याद कर लो, कार और वैन, कैरावैन। अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन होते हैं, जो धार्मिक श्रद्धालु होते हैं, तीर्थ यात्री जो होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, पिलग्रिम्स बोल देते हैं। ट्रेवलर कौन होता है, वही जो जगह जगह पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां आप बहुत सारे ट्रेवलर्स देखते हैं, पिलग्रिम्स देखते हैं, उनकी भीड़ हो जाती है इकट्ठी, उनकी भीड़ को, उनके ग्रुप को, मैंने जब मैं बहुत सारी चीज दिखाऊं तो मैं उनके लिए ग्रुप यूज कर रहा हूं।
तो ग्रुप का मतलब होता है वो झुंड भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है। तो आप ध्यान दें, कैरावैन का मतलब ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स होगा, ट्रेवलर्स होगा, जो जगह जगह जाते हैं। याद करने का तरीका, कैरावैन यानी कार और वैन से जाते हैं, तो इससे याद आ जाएगा पिलग्रिम्स और ट्रेवलर्स। ठीक है जी। क्वायर लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्वायर, क्वायर से याद आता है कुछ, क्या आता है देखो, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अब देखो सिंगर्स के ग्रुप को ग्रुप बोला जा सकता है, कॉमन सेंस में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाती है। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपके पास ग्रामेटिकली वर्ड्स भी तो होते हैं, उसको भी यूज कर सकते हो आप। तो अगर मैं बोलूं कि सिंगर्स का ग्रुप दिखाना है, तो सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं, ट्रुप नहीं बोलते हैं। ट्रुप क्या होता है, डांसर्स का ग्रुप होता है। ट्रुप किसको बोलते हैं, डांसर्स के ग्रुप को बोलते हैं। लेकिन सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं। तो अगर मुझे ट्रुप लिखना है, ट्रुप, तो ट्रुप किसका ग्रुप हुआ, ट्रुप हुआ हमारे डांसर्स का ग्रुप। लेकिन अगर मुझे लिखना है आपके लिए क्वायर, तो क्वायर हमारा हुआ किसका ग्रुप, हमारा सिंगर्स का ग्रुप। ठीक है जी। आगे देखो, आगे आगे लिखा है रेटिन्यू, रेटिन्यू। तो रेटिन्यू, अब देखो क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स, जो स्वागत करने के लिए अटेंडेंट्स होते हैं और सर्वेंट्स भी यही काम करते हैं, तो इनके ग्रुप को क्या बोलते हो, रेटिन्यू। रेटिन्यू, ऐसा नहीं लग रहा रेट न्यू, भाई रेट न्यू कर दो हमारे, उनकी सैलरी कम थी, सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं हमारे रेट न्यू कर दो। कौन कौन बोल रहा है, सर्वेंट्स बोल रहे हैं और अटेंडेंट्स बोल रहे हैं। याद हो जाएगा आपसे, रेटिन्यू से क्या याद आता है, देखो रेट न्यू, रेट न्यू कर दो, रेटिन्यू। तो कौन बोल रहा था ये बात, सर्वेंट्स बोल रहे थे और अटेंडेंट्स बोल रहे थे। इससे याद आ जाएगा आपको रेटिन्यू, ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स एंड अटेंडेंट्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब ये हमारे सामने है, देखो अब मैंने बोला ना 5 बदलाव देखने हैं। 5 बदलाव कैसे, समझा रहा हूं कैसे चेक करते हैं, आपने सीखा है, अब चेक कर लो कि कैसे हम क्वेश्चन को सही तरीके से चेक कर सकते हैं। तो 5 बदलाव देखने हैं। देखो ना, यहां सेट टू का सब में क्या लिखा हुआ है, आस्क्ड, आस्क्ड, लेकिन इनमें नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यही गड़बड़ हो गई है, इसमें ही गड़बड़ हो गई है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आस्क्ड आता था तो सी हट गया, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव होता था किसको लेकर के, कंजंक्शन को लेकर के। तो डब्ल्यूएस फैमिली खुद ही कंजंक्शन होती है, उसको अलग से कोई कंजंक्शन नहीं चाहिए। वाई लिखा है, वाई लिखा है, यहां दैट लिखा है, तो इसमें गलत हो गया एक बार फिर से, और यहां वाई लिखा है, तो ये तीनों फिर से। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे आप, अपना प्रोनाउन चेक करोगे। प्रोनाउन क्या लिखा है, देखो इसमें यू, और यू को बदलोगे किसमें, स्टूडेंट में, यू का स्टूडेंट हो जाएगा। तो देखो यहां पे स्टूडेंट नहीं लिखा, यानी ये गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट लिखा ही नहीं ना, वाई के बाद स्टूडेंट आना चाहिए था। स्टूडेंट की जगह पे आप एक स्टूडेंट है तो ही लिख सकते हो, अगर राइटर चाहेगा तो शी लिख देगा, पर कुछ तो लिखेगा ना डब्ल्यूएस फैमिली के बाद, तो इसलिए नहीं लिखा। अच्छा यहां पे भी नहीं लिखा देखो, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा यहां पे लिखा है देखो इसके जस्ट बाद, इसका मतलब यही आंसर हो गया। अरे कितनी आसानी से चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। आई रिपीट, देखो ध्यान से कैसे चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ज्यादा रूल्स नहीं पता है, 5 तरह की बातें पता है, उससे काम चल जाता है कभी कभी। देखो सेट टू लिखा हुआ था ना, तो आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन था, तो इसमें नहीं था, आस्क्ड हट गया। ये डब्ल्यूएस फैमिली वाला वर्ड कंजंक्शन अलग से नहीं लेता, सब में लिखा था, इसमें दैट था, ये पहले से हट गया था हमारा। अब देखो मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाई कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आना चाहिए ना, पहले सब्जेक्ट। यू को किसको बदलोगे, स्टूडेंट में, सन के रूल के हिसाब से। तो अब मैं स्टूडेंट लिखूंगा, लेकिन देखो यहां वाई के बाद, यहां वाई के बाद नहीं लिखा है कोई प्रोनाउन, यहां भी नहीं लिखा है, यहां लिखा था वाई के बाद ही, तो यही आंसर बन गया हमारा। आगे क्या लिखा है मुझे मतलब ही नहीं उस बात से, वो ऑटोमेटिकली लगा होगा रूल सही, क्योंकि बाकी गलत, जो गलत है तो गलत है वो, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए। वॉज वर्ब को हैड बीन में बदलते हैं, लिखा भी है हैड बीन, क्लियर, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट लिखा है कॉन्स्टलेशन। क्या लिखा है, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन, तो कॉन्स्टलेशन बोलो चाहे गैलेक्सी बोलो, एक ही बात है। कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी ये सब क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। कॉन्स्टलेशन बोलो चाहे गैलेक्सी बोलो, क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो कभी कभी ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी बोला जाता है, तो कभी कभी कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। एग्जाम्स में काफी बार देखा जाता है कि लिखा होता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, और अलग अलग ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन या फिर गैलेक्सी, दोनों ही स्टार्स के ग्रुप माने जाते हैं। बहुत सारे स्टार्स को बोलते हैं, उनके झुंड को बोलते हैं। कॉन्वे और फ्लीट, कॉन्वे और फ्लीट। अब देखो शिप्स
कार्स, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप ऑफ शिप्स हैं, बहुत सारे शिप्स इकट्ठे हो जाते हैं, मान लो बहुत सारे शिप्स इकट्ठे होते हैं, कार्स होती है, बाइक्स होती है इकट्ठी, तो उसका ग्रुप बन गया है, ग्रुप। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। हिंदी में इसको झुंड बोल देते हैं, झुंड। तो फ्लीट बोल दिया, कॉन्वे बोल दिया। तो फ्लीट तो जनरली पता होता है बच्चों को, कॉन्वे नहीं पता। तो कॉन्वे और फ्लीट दोनों ही किसके ग्रुप बनते हैं? ग्रुप ऑफ शिप्स, कार्स और मोटरसाइकिल वगैरह, ठीक है ना। कॉन्वे भी हो सकता है, फ्लीट दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, गारलैंड। गारलैंड, अब गारलैंड फूलों की माला को बोलते हैं, फूलों की माला, यानी एक तरह से अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं तो एक माला बन जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे फ्लावर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक माला बनाते हैं, और उस माला को ही बोलते हैं गारलैंड। गारलैंड का मतलब फूलों की माला, ठीक है, फूलों की माला। नेक्स्ट, हर्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, हर्ड। अब हर्ड क्या होता है जी? हर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैटल्स, जो मिल्क गिवर होते हैं, दूध देने वाले जो होते हैं जानवर, उनको बोलते हैं, दूध देने वाले पशुओं को बोलते हैं हर्ड। हर्ड अ ग्रुप ऑफ कैटल। कैटल का मतलब क्या है? जो मिल्क देने वाले हैं एनिमल्स, उनको बोलते हैं कैटल, और उनके ही ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। हर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे कलेक्टिव नाउन आ रहे हैं, देखो लगातार एग्जाम्स में कई बार कलेक्टिव नाउन को भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरह पूछ लिया जाता है, तो याद करना पड़ता है। वो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद गारलैंड हो गया, हर्ड का मतलब ग्रुप ऑफ कैटल हो गया, ग्रुप ऑफ कैटल को बोलते हैं हर्ड, ठीक है जी, झुंड जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन देखो, यहां आस्क्ड लिखा है, यहां व्हाट लिखा हुआ है। तो अब आस्क्ड में देखो, अब इसमें क्या है, राइटर यहां तो आपसे कुछ पूछना नहीं चाह रहा, क्योंकि यहां पे तो सब कुछ सेट टू लिखा हुआ है, हमें जितना पार्ट पूछा है वो बताना है। राइटर अपने आप सेट करके दे रहा है आपको, और यहां मी का भी मी लिखा हुआ है। अब देखो व्हाट लिखा है, तो व्हाट का हमें पता है, व्हाट एक कंजंक्शन है, तो इससे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट से बनाया हुआ है क्वेश्चन। देखो अब ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो रूल्स को रिवर्स करना पड़ेगा आपको। इजेमआर का वॉजवर करते थे, तो वॉजवर का इजेमआर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे वॉजवर है, तो आंसर में इजेमआर होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब देखो यहां सब में, यहां भी यू लिखा हुआ है, यहां भी यू लिखा हुआ है। अब सोचो जरा, क्या वॉज को आप वर कर सकते हो? नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स तो नहीं हुआ रूल, रूल को रिवर्स करना भी जरूरी है। अब यहां पे देखो लिखा है व्हाट आई एम डूइंग, क्वेश्चन बना रहे हैं ना हम, तो व्हाट आई एम नहीं हो सकता ना, पहले डब्ल्यू असेंबली फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तो ओके, अब बचे हैं दो ऑप्शन, एक में लिखा है व्हाट यू आर, एक में व्हाट आर यू। तो बताओ, क्वेश्चन चाहिए ना हमें, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट जब लिखते हैं तो एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी मेड, किसी भी तरह का सेंटेंस बने को, सॉरी उसमें इनडायरेक्ट में एक ही तरह का सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ओनली। तो देखो अफर्मेटिव बनने के लिए इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट में बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लामेटरी भी हो सकता है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और अफर्मेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यहां बाद है लेकिन पहले लिखेंगे ना, तो हमें क्या करना होगा, आंसर जो होगा हमारा ए होगा, क्योंकि लिखा है व्हाट आर यू और इसमें लिखा था व्हाट यू आर, ये गलत था, ये गलत था, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे लिखा है हिप, तो हिप, अब हिप का मतलब क्या होता है, जैसे ढेर जो होता है, ढेर जिसको बोलते हैं, बहुत सारी चीजों का ढेर लग जाता है तो उसको बोलते हैं हिप ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट है बहुत ज्यादा, हिप ऑफ गार्बेज बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ र्यून्स, बर्बाद हुई चीजों को बोलते हैं, सैंड्स बालू को बोलते हैं, स्टोन्स पत्थर को बोलते हैं, गार्बेज को बोलते हैं कूड़ा करकट, तो गार्बेज भी हो सकता है। तो किसी भी चीज का ढेर कह सकते हो, ढेर, र्यून्स खराब चीजों का, सैंड का, स्टोन्स का, ठीक है, गार्बेज का, तो उसके ढेर को क्या बोलते हैं, हिप। तो हिप का मतलब हुआ ढेर, तो इस तरह से आप उसको याद करोगे, हिप ऑफ र्यून्स हो सकता है, हिप ऑफ सैंड्स हो सकता है, हिप ऑफ स्टोन्स हो सकता है, और हिप ऑफ गार्बेज भी हो सकता है, ठीक है। लीटर लिखा हुआ है, लीटर, लीटर, अब देखो लीटर से याद कर लो, लीटर, मिल्क हमें लीटर में मिलता है, मिल्क को हम कैसे खरीदते हैं, लीटर में, तो कहीं ना कहीं मिल्क हो गया। और मिल्क कौन पीता है, छोटे छोटे पपीज पीते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स पीते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं,
किटन हो गया, पपीस हो गया, उनके लिए क्या लिखा जा सकता है? लीटर। तो अ ग्रुप ऑफ पपीस और किटन, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पपीस हैं, डॉग के बच्चे हैं, कैट के बच्चे हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है? लीटर। तो लीटर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पपीस और किटन्स। ठीक है जी, इस तरह से याद रखना है, क्योंकि लीटर से याद आता है लीटर, और लीटर से मतलब दूध। दूध कौन पीता है? पपीस पीते हैं और किटन पीते हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट शीफ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? देखो शीफ। अब ये शीफ जो है ये क्या होता है? ये भी ढेर होता है। अब किस किस का ढेर है? देखो, अ ग्रुप ऑफ कॉर्न। कॉर्न का मतलब भुट्टा होता है, छल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कॉर्न एरोस। एरोस का मतलब क्या है? तीरों को बोलते हैं। बहुत सारे तीर हैं, बहुत सारे भुट्टे हैं, क्या बन जाता है? ढेर बन जाता है। उस ढेर को क्या बोलते हैं? शीफ बोलते हैं। तो शीफ अपने आप में एक ग्रुप है, और किसका ग्रुप है? वो कॉर्न का है, एरो का है। तो ये होता है हमारा शीफ, ढेर जिसको हिंदी में बोलते थे ढेर। ठीक है जी, आगे देखो वॉले। वॉले से मुझे याद आता है शोले। अरे वाह, वॉले से क्या याद आता है? शोले। और शोले मूवी जिसने देखी होगी, अमिताभ बच्चन थे, ठीक है, उसमें धर्मेंद्र जी थे, तो उसमें कितनी गोली चलती है। देखो लास्ट मोमेंट में तो बहुत सारी गोली चलती हैं। तो वॉले से याद आता है शोले मूवी। शोले मूवी में बहुत सारी गोली चली थी, और गोलियों को क्या बोलते हैं? देखो बुलेट्स बोलते हैं, शॉट्स बोलते हैं। तो शॉट्स और बुलेट्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारी बुलेट्स पड़ी हुई है, बहुत सारे शॉट्स पड़े हुए हैं, तो आप उनके ग्रुप को क्या बोलोगे? वॉले बोलोगे। तो वॉले का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बुलेट्स और शॉट्स। याद करने के लिए शोले मूवी याद आ जाएगी, शोले। अब शोले का याद आएगा आपको बुलेट्स, तो बुलेट्स के ग्रुप को बोलेंगे वॉले। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे लिखा है कांग्रेगेशन। आगे लिखा है कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन, तो कांग्रेगेशन का मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिस्कस रिलीजियस इशू। ठीक है, जो धार्मिक इशू को बैठ करके चर्चा करते हैं, उस पर बहस करते हैं, पूरा ग्रुप बन जाता है उन लोगों का। लोगों का ग्रुप नहीं, कौन से लोगों का ग्रुप? जो रिलीजियस इशू। देखो लोगों के ग्रुप को तो क्राउड भी बोल दोगे आप, है ना। लोगों के ग्रुप को आप मॉब बोल सकते हो, क्राउड बोल सकते हो। मॉब क्या मतलब क्या होता है? उग्र भीड़ को बोलते हैं, जो वायलेंस करना चाहती है, हिंसा करना चाहती है। तो जो लोग हिंसा करना चाहते हैं उस क्राउड को मॉब बोलते हैं। लेकिन मार्केट में भी तो बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो वायलेंस नहीं करना चाहते, इसीलिए उनको क्राउड बोलते हैं। लेकिन कोई प्रोटेस्ट कर रहा है ना, हंगामा कर रहा है, उनके इरादे नेक नहीं है, तो वायलेंस करने की नीयत से जो भीड़ इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं मॉब। और मॉब क्योंकि पहले से ही वायलेंट होती है, तो एंग्री मॉब नहीं बोला जाता, वो गलत होता है। एंग्री मॉब नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ मॉब बोलते हैं। मॉब एंग्री पीपल का ग्रुप होता है। लेकिन अगर कोई रिलीजियस इशू को, धार्मिक इशू को कोई डिस्कस कर रहा है और वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कांग्रेगेशन। ऐसे नहीं लग रहा कांग्रेस बोल रहे हैं कांग्रेस। और कांग्रेस लोग वोट मांगते समय क्या करती है? अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाकर के डिस्कशन करती है, ऐसे याद किया जा सकता है। तो कांग्रेगेशन है इसका मतलब। कांग्रेगेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिस्कस रिलीजियस इश्यूज। ठीक है, रिलीजियस इश्यूज को डिस्कस करने वाले। ओके, एक क्वेश्चन फिर से देखो, सेट टू लिखा हुआ है ना, तो यहां भी सेट टू लिखा है, यहां एश्योर्ड लिखा हुआ है, यहां टोल्ड है। ठीक है, लिखा तो सब जा। देखो क्या नहीं लिखा जा सकता? तो ये ए और डी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि सेट टू का तो सेट टू नहीं होता, सेट टू का तो सेट टू नहीं होता। अब एश्योर्ड भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, क्योंकि देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, उसके वर्डों को बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा सेंटेंस का सेंस होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे कंजंक्शन दैट लिखा है और यहां भी दैट लिखा है, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं समझ में आया। फिर आप देखो यहां भी मी है, यहां भी दैट भी हो गया, आई का आई भी लिखा हुआ दोनों में। एक में शैल लिखा है, एक में नीड लिखा है, तो क्या आपको नीड को चेंज करना सिखाया मैंने? कभी नहीं सिखाया होगा। तो नीड नहीं बदलता ना, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसमें टेंस नहीं बदलना था, नीड नॉट वरी, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है ना, याद रखना। कैन का कुड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
कुड को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। भाई मे का माइट हो सकता है, पर माइट को बदलोगे क्या? नहीं बदलेंगे। ऐसे विल और शैल का वुड शुड तो हो सकता है, लेकिन वुड और शुड को नहीं बदलते। ऐसे डेयर को नहीं बदलते, नीड नॉट को नहीं बदलते, बाकी जो मोडाल्स है उसको बदलने की जरूरत नहीं होती है। बस 3 ही मोडाल्स बदलते हैं और एक मस्ट बदलता है। मस्ट को कई तरीके से बदल सकते हो। मस्ट को आप मस्ट भी लिख सकते हो, मस्ट को हैड टू भी लिख सकते हो, मस्ट को वुड हैव टू भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो बस और कोई मोडाल नहीं बदलता, तो नीड का नीड रहेगा इसीलिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है स्वयं, आर साइलेंट रहेगा इसका भी, स्वयं बोलेंगे इसको। स्वयं का मतलब क्या हुआ? स्वयं से स्वामी याद आता है। ठीक है, एक स्वामी थे, उनको बहुत छोटे छोटे कीट पतंगों को पालने का शौक था, उनको बहुत चारा खिलाते थे वो। ठीक है, शुगर डाल देते थे कहीं पर, तो एक स्वामी देखा होगा कभी ओपन लैंड में कुछ लोग जो आंट्स होती है उनको शुगर उनके सामने रख देते हैं। ठीक है ना, तो आप इससे याद करोगे स्वयं से स्वामी, और स्वामी को छोटे छोटे कीट पतंगों पालने का शौक था। तो जो कीट पतंगे छोटे छोटे होते हैं, स्वाम उनका ग्रुप होता है। स्वयं किसका ग्रुप होता है? आंट्स का ग्रुप होता है, बीज का ग्रुप होता है, फ्लाइज का ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, इनके ग्रुप को बोलते हैं स्वयं या स्वाम। ठीक है, स्वयं, आर साइलेंट रहेगा, याद रखेंगे। ओके, ग्रोव, ग्रोव का मतलब क्या हुआ जी? ग्रोव का मतलब तो बहुत सारे ट्रीज हैं। आपने देखा होगा हम बाग में चले जाते थे पहले, जब बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे तो फल तोड़ने के लिए हम सारे फ्रेंड्स कहां चले जाते थे? बाग चले जाते थे। तो बाग को ही तो बोलते हैं ग्रोव। ग्रोव का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, ट्रीज का ग्रुप है, बहुत सारे ट्री हैं, ट्री उसको एक बाग बन जाता है, उस बाग को बोलते हैं ग्रोव। ग्रोव, ठीक है जी। आगे लिखा है बटालियन, बटालियन बोलो, ट्रुप बोलो, रेजिमेंट बोलो, आर्मी बोलो। ठीक है, ये सब ग्रुप हैं, और किसके ग्रुप हैं जी? सोल्जर्स के, हमारे प्यारे सोल्जर्स के ग्रुप हैं। ठीक है, हमारे सोल्जर्स हमारी देश की शान होते हैं। ठीक है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके ग्रुप को, जब भी सोल्जर्स हैं उनके ग्रुप को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या बोल दिया जाता है? बटालियन है, बटालियन का मतलब भी बहुत सारे सोल्जर्स होंगे उसके अंदर। कभी कभी ट्रुप बोल दिया जाता है, वो OU वाला नहीं, OO वाला ट्रुप, तो वो भी एक तरह के सैनिक की टोली को, जिसको सेना की टोली बोलते थे। फिर आता है रेजिमेंट, तो रेजिमेंट भी क्या है? रेजिमेंट भी एक सेना की टोली होती है जो बहुत ही बहादुर होती है। और आर्मी, आर्मी तो होती है सोल्जर्स की ग्रुप। तो यानी इन सब के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सोल्जर्स। जहां जहां सोल्जर्स का ग्रुप होगा, कभी कभी बटालियन बोला जाता है, कभी ट्रुप बोला जाता है, कभी रेजिमेंट बोला जाता है, और कभी कभी आर्मी बोला जाता है। तो ये है हमारे ग्रुप। ठीक है जी, तो आज की क्लास में आपने फिर से कुछ वर्ड्स पढ़ लिए हैं, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ वर्ड आप देखो, ये सारे वर्ड्स आपने डिस्कस कर लिए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए हैं आपके क्लियर। कुछ लास्ट क्लास में भी थे, देखो ये सारे वर्ड्स हमने आज पढ़ लिए अच्छे। तो अब इसको अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने कुछ खास वर्ड्स आपके लिए डिजाइन किए थे जो आपको पढ़ने चाहिए थे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने आपको, कुछ पीछे वाली वीडियो देखोगे तो ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखो सारे वर्ड मैं दिखा रहा हूं आपको। आपने, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, तो पहले क्या करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट देखना, फिर सेकंड, और ये जो आज का आप देख रहे हो थर्ड पार्ट है। ये सारे वर्ड डिस्कस हो चुके हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में आते हैं, तभी मैंने इसको कराया है। देखो वर्ड की कोई लिमिट तो है नहीं, आप सब जानते हैं वर्ड को, कोई बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ अप्रोच मिला होगा, थोड़ा हेल्प अपनी बुक्स वगैरह से आप देख सकते हो, लेकिन पहले इनको जरूर कर लेना। ये एग्जाम में आने वाले पूरे चांस होते हैं, अक्सर ये एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज इतना ही करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतने करेंगे, और प्रैक्टिस धीरे धीरे अब हम लेके आएंगे। तो होपफुली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रैक्टिस करेंगे हम सीखने के बाद, और क्लोज टेस्ट वगैरह की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे। तो आप थोड़ा फॉलो करेंगे कि किस किस तरह से मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपका अच्छा एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से आपका पूरा ध्यान रहे कि मैथ्स में फुल स्कोर चाहिए आपका, इंग्लिश में फुल स्कोर चाहिए, रीजनिंग में फुल स्कोर चाहिए। अब देखो जीएस क्योंकि बहुत वाइड एरिया है, करंट अफेयर भी है उसके अंदर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अगर देखो तो उसमें अगर थोड़ा डाउन भी रहता है स्कोर तो चल जाएगा, लेकिन आपका पूरा कोशिश रहना चाहिए कि मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश में, इनमें आपका स्कोर फुल ही रहे। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए कोई नहीं, 40 प्लस तो रहना चाहिए आपका।
ठीक है, तब आप एक कंपटीशन में बने रहोगे। तो 40 प्लस स्कोर आना चाहिए आपका मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में। और जीएस में अगर आपने 20 प्लस भी कर लिया, 15 प्लस भी कर लिया, तो आराम से आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट में मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज इतना करें, आज की क्लास में इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।